तो दोस्तों स्वागत है आपका बिंदास बोलता औरंगाबाद में। मैं हूं मुमताज कादरी है और आज है आप हमारे साथ एडवोकेट नीलेश घानेकर साहब, जिनको तारुफ की मोहताज नहीं है। औरंगाबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हर जगह घानेकर साहब अपने काम से और अपने नाम से जाने माने जाते। तो आइए हम घानेकर साहब से कुछ एक मैटर ऐसा था पॉस्को का जो कितने साल से कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन घानेकर साहब ने जिस खूबी से और जिस अंदाज में उनको रिहा कराए, बेगुनाह निर्दोष साबित कराए। आइए आज अपन घानेकर साहब से मिलते हैं और घानेकर साहब की मुलाकात जो है तो दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि घानेकर साहब को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आरोपी है या गुनेगार है या बेगुनाह। तो आइए हम घानेकर साहब से चंद सवालात करते हैं और घानेकर साहब से उनके जवाब लेते हैं। तो घानेकर साहब आपका स्वागत है दैनिक अमन वार्ता न्यूज 92 बिंदास बोलता औरंगाबाद में। तो घानेकर साहब आप बताइए जरा किस तरह से आपने ये केस को फेस किया और किस तरह से आपने उनको निर्दोष छुड़ाया। अभी ये जो ट्रायल चला इसमें एक्यूज नंबर 1 जो था वो उसको जब अरेस्ट हुआ वो अरेस्ट से वो जेल में था। जो एक्यूज नंबर 2 और बाद में जो 4 रिक्शा ड्राइवर थे इनको बेल होने वाली थी, लेकिन जो एक्यूज नंबर 1 है वो काफी साल जेल में दिया। मेन एलिगेशंस उनके खिलाफ थे। ये मैटर के अंदर शुरू में जो फिरियाद दाखिल हुई उसमें जो स्कूल की बच्ची है उनके खिलाफ सिर्फ विनय भंग किया गया। एक मौलाना ने टीचर ने विनय भंग किया करके उनके खिलाफ पहले एफआईआर हुई, लेकिन बाद में स्टेटमेंट्स जो है बढ़ते गए। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया गया कि उन्होंने फिर रेप किया, फिर उसके अंदर और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया गया कि एक दूसरा टीचर है कंप्यूटर उसने भी रेप किया, फिर और एडिशन हुआ और स्टेटमेंट दिए गए जिसके अंदर जो 4 रिक्शा वाले हैं उनके खिलाफ भी रेप के जो है एलिगेशंस किए गए। तो जो एलिगेशंस किए थे वो काफी गंभीर थे, लेकिन वो काफी देर के बाद में एक स्टेटमेंट होने के बाद में दूसरे स्टेटमेंट के अंदर काफी डिले था। तो घानेकर साहब इसमें सबसे पहले कुछ कोर्ट में और हर जगह कुछ ऐसा चर्चा सुनने में आ रही है और चर्चा चल रही थी कि फरियादी के एक्सपायर के बाद इसलिए वो छूट गए। तो सर इसमें आपका क्या बोलना है? देखो, इसमें जो फिरियादी था उनका एविडेंस हो गया था। फिरियादी का एविडेंस होने के बाद में काफी सालों के बाद वो गुजर गए, तो उनका गुजरने का और ये केस का कोई संबंध नहीं था क्योंकि उनका एविडेंस ऑलरेडी हो गया था। उनका चीफ भी हो गया था, उनका क्रॉस भी हो गया था, तो वो गुजर गए। उसका ये केस के ऊपर कोई भी बियरेंस नहीं था। तो घानेकर साहब ये केस के अंदर आपके ग्राउंड और वो ग्राउंड पे आपकी किस तरह से मेहनत रही और किस तरह से कोर्ट के दिमाग में आपने लाए, कोर्ट के सामने लाए कि ये गुनहगार है या बेगुनाह है? देखो, इसमें सबसे जो बड़ी बात हुई कि एक्यूज नंबर 1 जो था तो उसने जो टेरेस के ऊपर उनका अरबी क्लास चलता था और बाद में प्रेयर्स होते थे, तो वो टेरेस के ऊपर उसने रेप किया करके एलिगेशंस किए गए थे। अब टेरेस के ऊपर सीसीटीवी कैमरा था जो काफी टेरेस जो है पूरा कवर कर रहा था और वो स्कूल के अंदर 16 कैमरास थे, स्टेप्स के ऊपर भी कैमरास थे, स्कूल के बाहर भी कैमरास थे। लेकिन इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों ने जो सीसीटीवी का एविडेंस है वो उन्होंने कलेक्ट किया, लेकिन वो उन्होंने चार्जशीट में लगाया नहीं। वो चार्जशीट में अगर लगाया होता तो केस ही नहीं बनती थी आरोपी के खिलाफ। अभी गच्ची पे जाने के लिए उनको स्टेयरकेस से होके जाना पड़ रहा है। उनके आरोप थे कि ये जो टीचर था ये उसको जो प्रेयर होने के बाद या अरबी क्लास होने के बाद में रुकाता था और फिर एक्ट करता था। तो ऐसे इसके अंदर वो टेरेस के ऊपर जब हमने टेरेस के ऊपर वो अकेली नहीं की, काफी स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स और 5-6 मौलाना ये सब वहां पे मौजूद रहते थे और उन्होंने ये सीसीटीवी का एविडेंस जो है पूरा दबा के रखा। हमारे को उसके लिए हमने नीचे की कोर्ट में जब एप्लीकेशन दी है तो प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस वालों ने उसका ऑब्जेक्शन लिए। हमको 3 बार हाईकोर्ट जाना पड़ा रिट पिटीशन फाइल करने के लिए कि वो एविडेंस जो है हमको दिया जाए। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने कि हमने वो लिया ही नहीं है सीसीटीवी एविडेंस,
ये उनका स्टैंड था। तो उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट एविडेंस था ये पूरा दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब ये एविडेंस सामने आया उसके ऊपर से क्लियर हो गया कि कभी भी ये टीचर और वो लड़की कभी भी टेरेस के ऊपर एक साथ दिखे नहीं, न कोई एक साथ गए, न कभी एक साथ नीचे आए। तो ये सीसीटीवी का एविडेंस ये मामले के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जो रिक्शा ड्राइवर्स के अंदर पहली बार लड़की को उनके फोटो बताए गए और उसको पूछा गया कि इनके खिलाफ उसकी कोई शिकायत है क्या। उस वक्त वो लड़की ने नहीं करके बताया, और वही फोटोग्राफ्स फिर उसको 10 दिन के बाद वापस से बताए गए, और उस दिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, इन्होंने भी मेरे साथ गलत किए। तो ऐसे इसके अंदर इससे दिख के आया कि उसको भी सिखाया गया था, उसको बोला गया था क्या स्टेटमेंट देना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये केस के अंदर। तो सर आज वो मेरा एक सवाल आपसे ये है सर, गुनहगार है या बेगुनाह है, तो सर आप किस तरह पहचानते? नहीं, देखिए, वो पहचानना हमारा लिए कोई ये नहीं रहता है, मायने नहीं रखता है। जो भी एविडेंस, जो भी चार्जशीट होती है, जो भी पुरावा रहता है, उसके बिना पे कोई भी वकील जो है केस चलाता है। वो गुनहगार है, बेगुनहगार है, वो कोर्ट का काम है देखना एविडेंस के ऊपर। हमारे तरफ से तो ये कोशिश रहती है कि उसके लिए जो एविडेंस है, लीगल एविडेंस है, वो कोर्ट के सामने आए, जिससे कोर्ट को आसानी हो ये जज करने में कि वो बेगुनहगार है या गुनहगार है। तो घानेकर साहब, औरंगाबाद शहर नहीं, आज आप पूरे महाराष्ट्र में जाते और कल भी आप अहमदनगर को थे। तो घानेकर साहब, आपको ऊपर वाले ने आज आपको ये मकाम पे, ये बुलंदी पे लेके आया है, तो घानेकर साहब आपको कैसा लगता? नहीं, देखिए, सबके लिए ऊपर वालों ने हमारे को ये दिया है कि जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल करके ऐसे जो केसेस होते हैं जिसके अंदर बेगुनहगार लोगों को जो है अटकाया जाता है, तो उनको मदद करने के लिए हमारे को एक ये दिया गया है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर आप किस तरह से, और आपको कैसा लगता अगर कोई बेगुनाह छूट गया? देखिए, कैसे रहता है कि अगर कोई गुनहगार छूट जाता है तो अलग बात रहती है, लेकिन अगर हमारे को पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से ऐसा दिखता है कि कोई बेगुनहगार को चूंकि अंदर डाला गया है, झूठी केस की गई है, और ऐसे केस के अंदर अगर उसको सजा आती है तो ज्यादा दुख होता है। नहीं सर, जो अगर कोई बेगुनाह को फंसाया गया, सर आप मेरा सवाल समझिए कि बेगुनाह को फंसाया गया और आपने वो बेगुनाह को छुड़ा लिए, तो आपको कैसा लगता? देखो, अच्छा तो लगता है कि देखो, वो उसको मालूम होता है कि इसके अंदर जो भी केस थी जिसमें लड़की की उम्र देखे तो उसके अंदर कम से कम सजा जो है 20 साल की थी। तो ऐसे केस के अंदर जहाँ पे उसको 20 साल की सजा कम से कम हो सकती थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का उसके अंदर प्रोविजन है। तो ऐसे इसके अंदर हम उसको छुड़ाने में कामयाब रही है तो उससे खुशी तो होती है। सर एक मेरा ये केस से हटके किराड़पुरा राम मंदिर प्रकरण जो जालपोल जो हुआ था पिछले महीने में, सर उसके ताल्लुक से मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। सर उसमें आपने कितने बेल फाइल करे और उसमें वो मैटर में आपके पास कितने लोग हैं? नहीं, उसमें मैंने बेल फाइल नहीं किया। उसमें जो कोई वकील थे कुछ आए थे गाइडेंस के लिए, तो मैंने उनको सिर्फ गाइडेंस दिया, लेकिन मैंने खुद पर्सनली उसमें कोई बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। तो सर आप दर्शकों को और जनता को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अभी क्या है, हम हमारा काम करते हैं, जो भी है छूट गया अच्छा है। ठीक है, तो मैं हूँ मुमताज कादरी तौफीक सैयद के साथ। आप देख रहे थे अमन वार्ता न्यूज 92 बिंदास बोलता औरंगाबाद में। जय हिंद, जय भारत।